स्वागत है आप सबका क्लास नंबर 13 में। नवीन सर का जो नायक बैच चल रहा है उसकी क्लास नंबर 13 का रिवीजन कर लेते हैं। इसमें सर ने संविधान की अनुसूचियाँ पढ़ाई थी, शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो मूल संविधान में अनुसूची जो थी वो 8 थी, वर्तमान में अनुसूचियाँ 12 हैं। 9th शेड्यूल जो है वो प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1991 में जोड़ी गई थी। वहीं जो 10th शेड्यूल है वो 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 1985 में जोड़ी गई थी और 11th शेड्यूल 73वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी। और जो 12th है यानी कि जो लास्ट है 12 ही अनुसूचियाँ हैं, तो 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं प्रथम अनुसूची के बारे में। देखिए, प्रथम अनुसूची में भारत के जितने भी राज्य हैं और जितने भी यूटीज़ हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उन सब के नाम, उनकी बाउंड्रीज, सीमाएं और उनके न्यायिक क्षेत्र जो भी हैं वो रखे गए हैं प्रथम अनुसूची में। ठीक है, दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में संवैधानिक पदों पर आसीन पदाधिकारियों की परिलब्धियां, वेतन, भत्ते एवं विशेषाधिकार, emoluments, salaries, allowances and privileges of officials holding constitutional post। तो इनके वेतन भत्ते जो भी हैं, हमारे जो अधिकारी हैं संवैधानिक पदों पर, उन सब के वेतन भत्ते और उनके जो राइट्स हैं, विशेषाधिकार हैं, उनके बारे में शेड्यूल नंबर 2 में बात की गई है। तो इसमें सर ने बताया था कि हमें पता होना चाहिए कि किन किन के वेतन भत्ते की बात की गई है और किनके की नहीं की गई, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रपति के बारे में बात की गई है, वहीं राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष एंड उपाध्यक्ष, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, चेयरमैन एंड डिप्टी स्पीकर, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यों की विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, जितने भी जजेस हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के, इन सब के वेतन भत्ते और विशेषाधिकारी की बात जो है वो इस अनुसूची में की गई है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनकी भी बात की गई है सेकंड शेड्यूल में। ठीक है, अब पढ़ लेते हैं तीसरी अनुसूची के बारे में, थर्ड शेड्यूल। इसमें ओथ बताई गई है, उम्मीदवारों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञान, ओथ और अफर्मेशन टू बी टेकन बाय कैंडिडेट्स। तो इनकी ओथ के बारे में जो थर्ड शेड्यूल है उसमें बात की गई है। संसद और विधानमंडल के उम्मीदवार जितने भी हैं उनकी शपथ की बात की गई है। कैंडिडेट्स फॉर पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर, फिर है संसद और विधानमंडल के सदस्य जितने भी मेंबर्स हैं उनकी बात की गई है। संघ एवं राज्य के मंत्री, यूनियन एंड स्टेट मिनिस्टर्स जितने हैं उनकी बात की गई है, उनकी ओथ की। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग जी, जो कैग है ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनकी भी जो ओथ है उसकी बात की गई है। तो किसकी ओथ की बात नहीं की गई? सर ने बताया था राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। और इनके जो आर्टिकल्स दिए हैं, आर्टिकल्स आगे सर पढ़ाएंगे, तो उनमें ही इनकी जो ओथ है उसके बारे में दिया गया है। इनसे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं उनमें इनकी ओथ के बारे में दिया गया है। तो तीसरी अनुसूची में इनकी जो शपथ है उसका जिक्र नहीं किया गया है। फिर आती है चौथी अनुसूची, फोर्थ शेड्यूल। इसमें क्या है? राज्यसभा में विभिन्न राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के लिए सीटों का आवंटन, अलोकेशंस ऑफ सीट्स इन राज्यसभा फॉर वेरियस स्टेट्स एंड यूटीज। फिर है फिफ्थ शेड्यूल, पांचवी अनुसूची, अनुसूचित एवं जनजातियों क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के उपबंध, प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। फिर है सिक्स्थ शेड्यूल, छठी अनुसूची, जिसमें जो 4 स्टेट्स हैं मेनली उनके बारे में बात की गई है। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम, इनके जनजातीय क्षेत्रों के, इनके प्रशासन, इनका कंट्रोल, उसके बारे में बात की गई है। प्रोविज़न फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एंड शेड्यूल्ड एरियाज ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम।
ठीक है, इनको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है इन 4 राज्यों को। तो कौन सी समिति थी जिसने रिकमेंडेशन किया था कि इन राज्यों को स्पेशल स्टेटस दिया जाना चाहिए? तो वो थी वोरोदोलोई समिति की सिफारिश पर इन्हें स्टेटस दिया गया था। आसाम में 12% एसटी जो शेड्यूल ट्राइब है वो 12% है, वहीं त्रिपुरा में 31%, मेघालय में 86% और मिजोरम में 94%। ये 4 राज्य अपने यहाँ एडीसी यानी कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, स्वायत्त जिला परिषद, अपने यहाँ पर इनके यहाँ जो एडीसी है वो है इन 4 राज्यों में। एडीसी जो है उसकी क्या पावर्स होती हैं? तो कृषि, पुलिस, भूमि, स्वास्थ्य, वन और भी ऐसे ही कई सारे क्षेत्र हैं जिनमें इन्हें राइट होता है कि अपने अधिकार और अपना कंट्रोल ये खुद कर सकते हैं। कभी कभार जो सरकार है वो इन पर ध्यान नहीं देती, बहुत ज़्यादा ट्राइबल्स जो यहाँ पर रहते हैं उन पर सरकार का ध्यान नहीं जाता, तो इसलिए यहाँ पर एडीसी बना दिए जाते हैं ताकि वो खुद अपने डिसीजन ले सकें, है ना। तो इन जो एडीसी हैं कुल कितने हैं? 10 एडीसी हैं। असम में 3, मेघालय में 3, मिजोरम में 3 और त्रिपुरा में 1 एडीसी है, वो भी त्रिपुरा एडीसी, है ना। तो असम में कौन कौन से हैं? बोडो एडीसी, दीमा एडीसी, कार्बी एडीसी। मिजोरम में चकवा एडीसी, लाई एडीसी और मारा एडीसी। वहीं मेघालय में गारो एडीसी, खासी एडीसी और जयंतिया एडीसी। फिर एडीसी के बारे में सर ने बताया था कि इसमें 30 मेंबर्स होते हैं। उन 30 मेंबर्स में 26 वोटिंग के थ्रू आते हैं, वहीं 4 गवर्नर अपॉइंट करता है। एडीसी की जो शक्ति है उसका निलंबन का जो अधिकार है वो गवर्नर के पास होता है। उसी राज्य से रिलेटेड जो राज्यपाल होगा वही इसकी जो शक्ति है उसका निलंबन का अधिकार होगा। नेक्स्ट है 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल। इसमें क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा किस तरह से होगा उसके बारे में दिया है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो 3 सूचियों के थ्रू केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा होता है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, सर ने बोला है कि इसके बारे में डिटेल में आगे बताएंगे। हालांकि सर ने यहाँ पे शॉर्ट में इनके जो सब्जेक्ट हैं, कितने सब्जेक्ट हैं कौन सी लिस्ट में, वो बता दिए हैं। यूनियन लिस्ट में 97 ओरिजिनली थे बट करंट में 100 हैं। वहीं स्टेट लिस्ट में 66 ओरिजिनली थे और अब 61 हैं। और कंकरेंट लिस्ट में 47 हुआ करते थे जो अब 52 हो गए हैं। फिर आती है 8th शेड्यूल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा जो मान्य भाषाएं हैं वो दी गई हैं। लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। मूल भाषा जो कितनी थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वहीं वर्तमान में ये 22 भाषाएं हो गई हैं। तो कौन कौन सी हैं? संस्कृत, हिंदी, उर्दू, गुजराती, कश्मीरी, उड़िया, पंजाबी, बांग्ला, असमिया, मराठी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ा। और सर ने बताया था ये जो 4 भाषाएं हैं, तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ा, ये 4 भाषाएं द्रविड़ भाषाएं भी हैं और ये 4 ही भाषा हैं जो मेनली द्रविड़ भाषा हैं। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी द्रविड़ भाषा नहीं है या फिर कौन सी द्रविड़ भाषा है, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। फिर जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए थे उनके थ्रू भाषाओं को ऐड किया गया था। तो 21वां संविधान संशोधन हुआ था 1967 में, जिसके थ्रू सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। फिर 71वां संविधान संशोधन होता है 1992 में, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। सर ने इसकी ट्रिक बताई थी, नमक से इसको याद रख सकते हैं, ना से नेपाली, मा से मणिपुरी और का से कोंकणी। फिर 92वां संविधान संशोधन होता है 2003 में, जिसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। इसकी ट्रिक सर ने बताई थी, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, है ना। मा से एम से मैथिली, सिंह से संथाली, एस से एंड धोनी, डी से डोगरी और बल्ला वो से बी से बोडो। और सर ने बताया था ये जो 22 भाषाएं हैं ये तो हमारे संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं, लेकिन जो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं, क्लासिकल लैंग्वेज वो अलग हैं। वो कौन कौन सी हैं? सर ने कॉर्नर में यहाँ पे लिखवाया था, ये देख लीजिए, ये है। शास्त्रीय भाषाएं 11 हैं, जिनमें है तमिल 2004 में जोड़ी थी, सबसे पुरानी भाषा जो सबसे पहले जोड़ी गई थी वो तमिल है 2004 में। फिर संस्कृत 2005 में, फिर कन्नड़ा एंड तेलुगु 2008 में, देन मलयालम 2013 में, फिर उड़िया 2004 में और अभी करंटली 2024 में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को जोड़ा गया है। तो टोटल 11 हमारी जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो हैं।
ठीक है। फिर आते हैं 9वीं अनुसूची पर। आर्टिकल 31V द्वारा ये जोड़ी गई है इसमें, और जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो पहला हुआ था उसी के थ्रू 1991 में इसे जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को। तो इसमें दिया है लैंड रिफॉर्म्स के बारे में, जमींदार उन्मूलन, अवोल्यूशन ऑफ जमींदारी के बारे में, और इसमें जो रखे कानून हैं, न्यायिक समीक्षा नहीं होती थी 1973 से पहले, लेकिन 1973 के बाद के जितने भी केसेस हैं उनमें न्यायिक समीक्षा हो सकती है। केशवानंद भारती जो केस था उसके बाद से न्यायिक समीक्षा हो सकती है, सर ने बताया था। फिर लिखा है 9वीं अनुसूची के अंतर्गत अधिकारी यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन करें तो वह अमान्य हो जाएगा। 10वीं अनुसूची में क्या है, 10वीं अनुसूची जो है वो 52 यानी कि 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1995 में जोड़ी गई। इसमें दल बदल विरोधी कानून है, एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में 10वीं अनुसूची में दिया है। फिर है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में जोड़ी गई, जिसमें 29 विषय हैं। पंचायती राज के बारे में बताती है। पंचायतों को शक्तियाँ होती हैं, उनके पास प्राधिकार और जिम्मेदारियाँ होती हैं। ठीक है। फिर है 12वीं अनुसूची जो लास्ट है, और ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में जोड़ी गई थी। इसमें 18 विषय हैं और ये नगर पालिका को शक्तियाँ, प्राधिकार एवं जिम्मेदारी देती है। तो 11वीं अनुसूची पंचायतों से संबंधित है, वहीं 12वीं अनुसूची म्यूनिसिपल से संबंधित है, यानी कि नगर पालिका से। तो ये हमारी क्लास नंबर 13 का रिवीजन। आई होप आपको रिवीजन पसंद आ रहा होगा। नोट्स इसी तरह से बनाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।